हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 9 के क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो कि बहुत इजी रहने वाले हैं एंड ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट भी रहने वाले हैं। चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं चैप्टर 9 के क्वेश्चन एंड आंसर्स। सबसे पहले अपन जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं SRS 4400 के। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, हाउ डू रिलेटेड सर्विसेज डिफर फ्रॉम एश्योरेंस एंगेजमेंट। देखिए बड़ा सा सिंपल सा आंसर है। यहाँ पे आपको दोनों का मीनिंग बेसिकली एक्सप्लेन करना है कि एश्योरेंस एंगेजमेंट में जो सीए होता है, बेसिकली जो ऑडिटर होता है, वो क्या करता है, ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, राइट, क्या करता है, एश्योरेंस देता है, राइट। वो रिव्यू वाला भी हो सकता है या फिर ऑडिट वाला भी हो सकता है। जो रिलेटेड सर्विस है वहाँ पे किसी भी तरीके का एश्योरेंस एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। वहाँ पे बेसिकली जो सीए होता है, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उसके बेसिस जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होता है उसके हिसाब से वो क्या करता है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करता है। वहाँ पे किसी भी तरीके का ओपिनियन एक्सप्रेशन नहीं दिया जाता है, किसी भी तरीके का एश्योरेंस नहीं दिया जाता है। तो एक बार आप इसको रीड करना, इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, साथ में थोड़े से एग्जाम्पल भी दिए हैं। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़े से एग्जाम्पल भी उसके देने हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी ऊपर वाले जैसा ही है, बस यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा है ऑडिट वर्सेज एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। अगेन आपको बताना है कि ऑडिट में जो ऑडिटर होता है वो क्या करता है, एक ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, एश्योरेंस देता है। जबकि जो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर होता है वहां पे किसी भी तरीके का एश्योरेंस नहीं होता है। वहां पे जो क्लाइंट स्पेसिफिक प्रोसीजर परफॉर्म करने का बोलता है, जो प्रैक्टिशनर होता है वही स्पेसिफिक प्रोसीजर क्या करता है, परफॉर्म करता है, राइट। अगेन देखिए यहाँ पे फिर से एग्जांपल दिए जा रहे हैं। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको क्या करना है, उसके एग्जांपल भी साथ में देने हैं, राइट। तो ऑडिट का मीनिंग बता दिया, फिर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर भी बता दिया कि क्या होता है। तो यहाँ पे समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन है, अ कंपनी आस्क यू टू कैरी आउट प्रोसेस ऑफ कंफर्मेशन of its account receivable having balance in excess of rupees 10 lakh as per its books of account at the close of the year। देखिए एंगेजमेंट पर्पस क्या है, कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस, राइट। किसका है, कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। स्पेसिफिक एंगेजमेंट किस चीज के लिए, उसका पर्पस क्या है, कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल in excess of rupees 10 lakh as per his books of account। The work to be performed only involve preparing and sending confirmation request to such parties, analysis of variation on receipt of confirmation and submission of a report in accordance with the professional standard। What point have to be kept in mind for inclusion in the report specifically for such engagement। देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोसीजर बता दिए, राइट। और फिर क्या बोला कि आपके जो भी रिलेटेड स्टैंडर्ड्स है, राइट, उसके पे जो भी स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, रिपोर्ट देनी है। अब क्वेश्चन अपन को पूछ रहा है कि उस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें एटलीस्ट आनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अपन स्पेसिफिक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो सीएन प्रैक्टिस है वो क्लियरली बताएगा क्या कि कौन से फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे क्या किया जा रही है, प्रोसीजर परफॉर्म किए जा रहे हैं, कौन से प्रोसीजर परफॉर्म किए जा रहे हैं, और ये प्रोसीजर कौन से हैं जो क्या है, एग्रीड है। साथ में कोई भी ऑडिट या फिर रिव्यू नहीं है, किसी भी तरीके का ओपिनियन एक्सप्रेशन नहीं किया जा रहा है। साथ में यहाँ पे ध्यान रखना रिस्ट्रिक्शन क्लॉज भी वगैरह डाला जाएगा, राइट। ये तो कुछ क्या थी, इंपॉर्टेंट चीजें थी जो क्या होनी चाहिए, हमारी रिपोर्ट के फॉर्म में आनी चाहिए, राइट, रिपोर्ट के कंटेंट में आनी चाहिए थी। देखिए स्टेटमेंट दैट प्रोसीजर परफॉर्म वर दोज एग्रीड engagement was performed in accordance with the related standards, identification of the purpose, listing of specific procedure performed, description of auditor factual finding, a statement that the procedure performed did not constitute either audit or review, a statement that had the auditor performed audit or review other matter might have come to his knowledge, a statement that the report is restricted to those parties that have agreed to procedure to be performed, that is a restriction clause, and last में क्या था, do not extend to एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेकन एज अ होल। तो ये कुछ एलिमेंट है इस रिपोर्ट के जो आपको क्या करना है, यहाँ पे बताने थे कि ये क्या हो गए, हमारी रिपोर्ट में आने चाहिए थे, राइट। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए एटीपी लिमिटेड, अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, is planning to invest funds in RS Limited with a future vision of taking over the company at a later stage। On studying the financial statement of RS Limited, the investing company want to get detailed status regarding account receivable and inventory appearing in the balance sheet। Okay, उनको क्या चाहिए, डिटेल स्टेटस चाहिए regarding account receivable and inventory appearing, right। ATP Limited approached you to perform agreed upon procedure for the two element of financial statement of RS Limited and submit a detailed report for the same। As the engagement partner, you are responsible for drafting the engagement letter। Enumerate the key matter that need to be agreed to form a clear understanding regarding agreed upon procedure and the condition of the engagement, and what matters will you include in the engagement letter addressed to the management of ATP Limited। देखिए बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि प्रोसीजर जो एग्रीड है वो इसमें इंक्लूड होंगे, कौन से फाइनेंशियल एलिमेंट पे या फिर इंफॉर्मेशन पे हमको प्रोसीजर परफॉर्म करना है वो भी ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या होगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, राइट। साथ में मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। साथ में यहाँ पे जो प्रैक्टिशनर क्लियरली बताएगा कि ये कोई ऑडिट या रिव्यू वगैरह नहीं है। साथ में यहाँ पे बताएगा कि उसको क्या करना होता है, रिस्ट्रिक्शन क्लॉज भी आप क्या करेगा, रिपोर्ट में डाला जाएगा, राइट। तो देखिए इसी तरीके का आपको कुछ देखने को मिलेगी।
तो देखिए पहला तो क्या है नेचर ऑफ एंगेजमेंट, और बताएगा कि ये ऑडिट या फिर रिव्यू एंगेजमेंट वगैरह नहीं है, किसी भी तरीके का एश्योरेंस नहीं दे देगा। पर्पस ऑफ द एंगेजमेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जिसके ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म किए जाएंगे, नेचर टाइमिंग एक्शन ऑफ द स्पेसिफाइड प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एंड लिमिटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द फैक्चुअल फाइंडिंग्स, राइट। एंड सेकंड अपन कुछ एडिशनल मैटर भी देखे थे, मैटर दैट वुड बी इंक्लूडेड इन द एंगेजमेंट लेटर इंक्लूड पहला लिस्टिंग ऑफ द प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड एज एग्रीड अपॉन बिटवीन द पार्टीज एंड द स्टेटमेंट दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द स्पेसिफाइड पार्टीज, इसको क्या बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन क्लॉज बोलते हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। KSN Company Chartered Accountant have been appointed by Nature Limited to assist management in the preparation and presentation of the financial information in accordance with the applicable financial reporting framework and issue a report. CAL has been appointed as the engagement partner for the assignment. What are the responsibility of CAL and which documentation requirement related to engagement level quality control should CAL ensure कंप्लायंस विद इन सच एन एंगेजमेंट? ओके देखिए क्वेश्चन किसका है 4410 का, क्वेश्चन किसका है 4410 का है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट। वहां पे जो हमारा प्रैक्टिशनर है उसको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना चाहिए, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वहां पे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो और एक पूछा है SQC 1 के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो देखिए द एंगेजमेंट पार्टनर शैल टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ईच कंपाइलेशन एंगेजमेंट टू व्हिच दैट पार्टनर इज असाइंड एंड engagement being performed in accordance with the firm quality control policy and procedure। तब यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी चाहिए, राइट। तो पहला तो अगर कोई ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुए हैं, राइट, एंड हाउ देवर एड्रेस आपको उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। दूसरा और रिकॉर्ड ऑफ हाउ द कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिकंसाइल विद द जो भी रिकॉर्ड सबमिट किए हैं उसके साथ रिकंसाइल वाले जो आप प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उसको भी क्या किया जाता है रिकॉर्ड किया जाता है विद अंडरलाइंग रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट एक्शन अदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट एंड a copy of a final version of the compiled financial information for which management or TCWG as appropriate has acknowledged their responsibility and the practitioner report। आप क्या करोगे इसको भी रिकॉर्ड करोगे। एंड लास्ट में the practitioner may consider also including in the engagement documentation a copy of entity's trial balance, summary of significant accounting record or other information that the practitioner used to perform the compilation, right। तो बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, ये किस तरीके से रिकॉर्ड होना चाहिए इसका बेसिक फंडा आपको दिमाग में रखना है कि जो एविडेंस दे या फिर जो डिटरमाइन करे कि आपने क्या करा है वो जो स्टैंडर्ड्स है और जो आपके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है, राइट, आपने क्या क्या है उससे कंप्लाई किया है, आपने अपनी रिस्पांसिबिलिटी को क्या किया है सही तरीके से डिस्चार्ज किया है, ऐसा एविडेंस उससे मिलना चाहिए, राइट। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट बेसिस, राइट, व्हिच प्रोवाइड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट बेसिस फॉर योर एंगेजमेंट वगैरह, राइट। तो आपको इस तरीके से आपको रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक ब्राउन एंटरप्राइज लिमिटेड है and that have used fund locked up in the trade receivable standing at around 100 crore as on the 31st December 23। The management of the company wants to evaluate validity of the trade receivable to ensure reliability of the financial reporting at the year end. The account department has provided a list of trade receivable to the management containing about 1,000 names, their balance and contact communication details spread in different parts of the country. The company management has requested CA Karuna to take up this assignment and prepare a report of management in accordance with the professional standards. Despite not being statutory auditor of the company, she decided to accept the above engagement। Now, पहला क्वेश्चन है by explaining nature of engagement described above, discuss whether it is proper for her to accept such engagement। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि एज पर द फैक्ट्स ऑफ द केस कि एंगेजमेंट कैसा है, ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर का क्या है एंगेजमेंट है जो हमारे क्या कहते हैं SRS 4400 के स्कोप में क्या करते हैं फॉल करते हैं। अगर आपको बताना है कि SRS 4400 ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन प्लेस नहीं करता है दैट रिक्वायर द प्रैक्टिशनर या फिर जो ऐसा एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहा है शुड बी ऑडिटर ऑफ द कंपनी। नाउ सो इन दैट एज पर दैट रिक्वायरमेंट there is no requirement that such practitioner should also be the auditor of the company, so therefore CA Karuna is perfectly right in his approach, he can accept such a engagement। अब जो नेक्स्ट वाला है वो क्या है, while reporting which precaution should be taken by her so that readers of the report do not misunderstand its scope। ओके देखिए आपको यहाँ पे क्लियरली बताना है, आप क्लियरली बताना है ऑडिटर का स्कोप वगैरह, राइट है, ये किसी भी तरीके का ऑडिट वगैरह नहीं है, किसी भी तरीके का रिव्यू वगैरह नहीं है, राइट। हमने सिर्फ स्पेसिफाइड प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं जो क्या थे एग्रीड थे, राइट। यहाँ पे क्या करेगा क्लियरली बताया जाएगा, साथ में एक रिस्ट्रिक्शन क्लॉज भी क्या किया जाएगा उसके अंदर डाला जाएगा कि जो भी पार्टी है टू द एंगेजमेंट ध्यान रखना रिपोर्ट उन्हीं को फॉरवर्ड किया जाए, सबको है ना वाइडली अवेलेबल नहीं करवाई जाए। क्लियर, देखिए क्या बोल रहा है, सच टाइप ऑफ एंगेजमेंट एंड इट्स रिपोर्टिंग फॉल इन परव्यू ऑफ SRS 4400। Now, SRS 4400 does not imply that a person performing related service need necessarily be the auditor of entity's financial statement. Hence, a person performing related service need not necessarily be the auditor of entity's financial statement. Therefore, it was proper for CA Karuna to accept the above engagement, right? अब देखिए क्या बोल रहा है, what precautions for that readers of report do not misunderstand its scope। तो देखिए यहाँ पे आप बताओगे जो भी हमने प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं दे डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट आइदर एन ऑडिट और रिव्यू एंड एज सच नो एश्योरेंस इज एक्सप्रेस्ड। सेकंड क्या है, स्टेटमेंट अगर हमने ऑडिट वगैरह करी होती तो एडिशनल मैटर भी हो सकता है हम रिपोर्ट करते हैं। फिर ये क्या बोला, स्टेटमेंट दैट द रिपोर्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू दोज पार्टी दैट हैव एग्रीड टू द प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड एंड
It should not be extended to the entity's financial statement taken as a whole, right? The report relates only to the element, account, item, financial or non-financial information specified, and it does not extend to entity's financial statement taken as a whole, right? चलिए अब अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड, कौन सा है SRS 4410, कौन सा है SRS 4410, कौन सा था कंपाइलेशन एंगेजमेंट वाला, कौन सा है कंपाइलेशन एंगेजमेंट वाला, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज कंपाइलेशन एंगेजमेंट एंड लिस्ट आउट फ्यू इंटेंडेड पर्पस ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट। तो सबसे पहले आपको बताना है कंपाइलेशन एंगेजमेंट क्या होता है। कंपाइलेशन एंगेजमेंट वो होता है जिससे प्रैक्टिशनर क्या करता है, अपनी जो फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज होता है या फिर अकाउंटिंग एक्सपर्टाइज होता है उसके बेसिस पे क्या करता है, मैनेजमेंट TCWG को असिस्ट करता है, क्या करता है, असिस्ट करता है इन द प्रिपरेशन एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, राइट? यहाँ पे ध्यान रखना किसी भी तरीके का एश्योरेंस एक्सप्रेशन नहीं किया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन उसको दी जाती है, राइट, उसके बेसिस पे क्या करता है, मैनेजमेंट वर्क को असिस्ट करता है इन द प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फिर ध्यान रखना आपको बताया है कि पर्पज तो इंटरनल और एक्सटर्नल दो चीजों से याद रखना। एक्सटर्नल में लॉ एंड रेगुलेशन से अप्लाई करने के लिए, इंटरनल खुद के पर्पज, कोई ट्रांजैक्शन के पर्पज के लिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट, राइट, या फिर कोई दूसरा है ना इंटरनल यूज के लिए भी आप क्या कर सकते हो, उसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो पहले कंपाइलेशन एंगेजमेंट का मीनिंग दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है पर्पज, राइट, किसके लिए आपको है ना ये बनाए जा सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह, राइट? तो ये उसके एग्जांपल दिया हुआ है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या बोल रहा है, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ऑफर्ड अपॉइंटमेंट फॉर अ कंपाइलेशन एंगेजमेंट टू बी परफॉर्म्ड अंडर SRS 4410, इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद एथिकल रिक्वायरमेंट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स डिस्कस ब्रीफली। देखिए ऑफ कोर्स एज पर SQC 1 एंड SRS 4410 the practitioner is required to comply with ethical requirement given under the code of ethics। पर ध्यान रखना एक जगह रिलैक्सेशन है या फिर एक जगह एक्सेप्शन है, कौन सा, इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट। क्या है, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। यहाँ पे ये स्टैंडर्ड क्लियर होता है, ये जो प्रैक्टिशनर है उसको इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल ऑन सच एंगेजमेंट या फिर रिक्वायर्ड बाय द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, प्रैक्टिशनर शैल कंप्लाई विद एथिकल रिक्वायरमेंट, राइट? फिर ध्यान रखना जैसे कि नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट है इसलिए उनको इंडिपेंडेंस वाली जो रिक्वायरमेंट है उससे कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हाउएवर लॉ एंड रेगुलेशन में स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट और डिस्क्लोज द रूल्स पर्टेनिंग टू इंडिपेंडेंस, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी है MNC लिमिटेड, उन्होंने क्या किया है, CA ललित को इंगेज किया है टू हेल्प द कंपनी इन कंपाइलेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। CA Lalit explained his team members the scope of work and the responsibility under the engagement. The team members have done mostly audit engagement and do not have exposure to compilation engagement. Discuss the key issue that CA Lalit should deliberate and guide his team member with respect to the engagement and the manner it differ from assurance engagement. Give your views on the acceptability of SQC 1 to this engagement. देखिए बड़ा टाइम पास वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला कंपाइलेशन एंगेजमेंट का मीनिंग और उसका पर्पस बताया जा रहा है, फिर बताया जा रहा है कि एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है, फिर से एक बार कंपाइलेशन एंगेजमेंट को है ना एक्सप्लेन किया जा रहा है, फिर बताया जा रहा है कि ध्यान रखना SQC 1 ध्यान रखना उसकी जो रिक्वायरमेंट है ध्यान रखना वो यहाँ पे क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। क्लियर? देखिए सिंस SRS 4410 is also one of the engagement and quality control standards, SQC 1 applies to firm in respect of firm compilation engagement to which is covered in the related services। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कंपाइलेशन एंगेजमेंट is an engagement in which a practitioner applies accounting and financial reporting expertise to assist management in the preparation and presentation of the financial information of an entity in accordance with the applicable financial reporting framework and issue a report। Okay, कंपाइलेशन एंगेजमेंट का फिलहाल तो आपको मीनिंग बताया जा रहा है। अब ये बोल रहा है फॉर व्हाट पर्पस मे द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अंडर सच एन एंगेजमेंट बी रिक्वायर्ड। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर ये बोल रहा है ब्रीफली डिस्कस द एलिमेंट ऑफ प्रैक्टिशनर रिपोर्ट फॉर सच एंगेजमेंट। अगेन रिपीटेड डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट? ओके, मैंने इसका आंसर भी नहीं दिया, मैंने यहाँ पे लिखा है रेफर क्लास बुक, राइट? तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रिपीटेड जैसा है और डायरेक्ट क्वेश्चन जैसा है, राइट? पर हाँ ये आया है RTP May 25 में, तो अगेन इसके आने के चांसेस क्या है, ज्यादा है, हाई पॉसिबिलिटी कि आपको सितंबर में या फिर जनवरी वाले अटेम्प्ट में इसके क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, the practitioner shall not accept the compilation engagement unless the practitioner has agreed the terms of engagement with management and the engaging party if different. In view of the above, mention the responsibility of management to be agreed on for the compilation engagement in accordance with the SRS 4410। तो देखिए यहाँ देखिए इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है, वो तो सिंपल थी, राइट? पर यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट चीजें और है, कौन सा, कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करना एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दैट इज एक्सेप्टेबल। बराबर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजमेंट की होती है। यहाँ पे जो प्रैक्टिशनर है वो तो क्या करने वाला है, असिस्ट करने वाला है आपको प्रिपेयर करने में, पर उसके रिगार्डिंग अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट आपकी रहने वाली। साथ में वहाँ पे जो जजमेंट लेने होते हैं, राइट, जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट लेने होते हैं, अगेन वहाँ पे भी आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट किसकी रहेगी, आपकी रहेगी। जो प्रैक्टिशनर है वो तो क्या करेगा, आपको असिस्ट करेगा। क्लियर? तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी।
और ध्यान रखना ये जैसे कि ऑडिट वगैरह नहीं है तो उसको एक्यूरेसी वगैरह चेक करना ये प्रैक्टिशनर का काम नहीं था, ये अभी भी मैनेजमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इंफॉर्मेशन सप्लाई करी जाएगी वो कैसी हो, एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो, रेलेवेंट हो, रिलायबल हो, राइट। ये सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट वगैरह की है। तो देखिए पहला तो क्या बोल रहा है, financial information and for the preparation and presentation thereof in accordance with the financial reporting framework that is acceptable in view of the intended use of the financial information and the intended users। मतलब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दैट इज एक्सेप्टेबल, उसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की। दूसरी अगर बात करें तो जजमेंट नीडेड इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग दोस फॉर व्हिच द प्रैक्टिशनर मे प्रोवाइड असिस्टेंस इन द कोर्स ऑफ कंपैरिजन एंगेजमेंट, राइट। जजमेंट लेने के रिगार्डिंग अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, मैनेजमेंट की रहेगी। यहाँ पे जो प्रैक्टिशनर है वो तो क्या करेगा, आपको असिस्ट करेगा। अब एक तो बेसिक थी इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना, राइट, और उसको क्या करना, मेंटेन करना in order to ensure कि ये जो in order to ensure the preparation of financial statement that are free from material misstatement whether due to fraud or error and the accuracy completeness of the record document accumulation and other information provided by management for the compilation engagement, इसका रिगार्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की है। क्लियर। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आया था एमटीपी अप्रैल 24 में, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन वो आया था एमटीपी अक्टूबर 24 में। तो ये सब क्वेश्चन हाई चांसेस वाले कि इनके आने के चांसेस क्या है, ज्यादा है, राइट। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, you have been appointed to compile the financial statement of a Kingston company, a partnership firm for tax purposes. During the course of your work, you discovered that the inventory is grossly understated and the company has failed to apply applicable standards on accounting. On pointing out the same, the partner of the Kingston company informed you that it is outside your scope since you are not conducting an audit and the said figure duly certified by the firm should be accepted as comment। देखिए यहाँ पे जब अपन प्रोसीजर अपन जब डिस्कस करते हैं तो अपन वहाँ भी चीज डिस्कस करी थी। देखिए जब भी प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ एंगेजमेंट प्रैक्टिशनर को क्या बोला जाता है कि आप क्या करिए, एक बार गो थ्रू करिए जो भी है ना फाइनल जो अप्रूव जो कंपाइल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आप क्या करिए उसको गो थ्रू करिए। आप देखिए जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग थी क्या वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। साथ में अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट अगर आपको कोई मिसस्टेटमेंट मिलती है, राइट, आपको कोई मिसस्टेटमेंट मिलती है तो आप क्या करते हो, उसको करेक्ट करने का बोलते हो। क्या करते हो, करेक्ट करने का बोलते हो। करेक्ट हो जाता तो वेल एंड गुड, नहीं करेक्ट होते तो आप क्या करते हो, वहाँ पे विड्रॉ करते हो, राइट, विड्रॉ करते हो। साथ में आप क्या करते हो, रीजंस कम्युनिकेट करते हो विद द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। अगर विड्रॉल परमिटेड नहीं है तो उसमें आप क्या करते हो, अपनी लीगल एंड प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी वहां पे देखते हो। क्लियर है। देखिए आप वहां पे क्या करोगे, विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट और इन्फॉर्म मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी ऑफ द रीजंस फॉर विड्रॉइंग। फिर ये क्या बोल रहा है, अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट अगर प्रैक्टिशनर को पता चलता है क्या कि जो कंपाइल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है डज नॉट एडिक्वेटली रेफर टू डिस्क्राइब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और अमेंडमेंट टू कंपाइल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड फॉर द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नॉट टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड, मतलब उसमें क्या है, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो कंपाइल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अदरवाइज मिसलीडिंग, तो उसमें जो प्रैक्टिशनर है वो क्या करेगा, उसको करेक्ट करने का बोलेगा। अगर मैनेजमेंट डिक्लाइन करता है या फिर उसको करेक्ट नहीं करता है तो उसमें प्रैक्टिशनर क्या करेगा, सेल विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड इन्फॉर्म मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी ऑफ द रीजंस फॉर विड्रॉइंग। अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है तो प्रैक्टिशनर क्या करेगा, अपनी प्रोफेशनल लीगल रिस्पांसिबिलिटी उसमें चेक करेगा। एंड लास्ट में प्रैक्टिशनर एक एक्नॉलेजमेंट लेगा किससे, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से, एज एप्रोप्रिएट दैट दे हैव टेकन रिस्पांसिबिलिटी फॉर द फाइनल वर्जन ऑफ द कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्लियर। तो बड़ा इजी है। अगर आप देखोगे कि अगर आपने जो 1.5 घंटे से कम का रेगुलर लेक्चर हमने लिया था इस चैप्टर पे, ध्यान रखना आपने वो अच्छे से किया है तो इसके क्वेश्चन बड़े टाइम पर से हो सकता है आपको वापस को सेकंड टाइम देखने की भी जरूरत आपको नहीं पड़े। क्लियर। नाउ डिस्कस मेन डॉक्यूमेंटेशन requirement to be taken care by practitioner while performing a compilation engagement under SS 4410। ध्यान रखना रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी अपने इसका क्वेश्चन अपन ने अभी देखा था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, CAP has been appointed to compile the financial information of X Limited. CAP is confused whether he should apply the same procedure which are required to be applied to conduct an audit or there are some other procedure to discharge the duty under such an engagement. Define the characteristics of compilation engagement. What should be the approach of CAP for performing the engagement? तो देखिए सबसे पहले आपको कंपाइलेशन एंगेजमेंट बताने की कंपाइलेशन एंगेजमेंट क्या होता है, फिर है परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। क्या है परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट? तो सबसे पहले अपन क्या बोलता है, अपन क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। क्या करते हैं अपन, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेते हैं किसकी, एंटिटी के, उसके अकाउंटिंग एस्पेक्ट की, उसके एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की, उसके नेचर ऑफ ऑपरेशन वगैरह की अपन क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग अपन लेते हैं। क्लियर। फिर उसका प्रैक्टिशनर का काम क्या है, कंपाइल करना ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू हिम बाय द मैनेजमेंट। फिर क्या बोलता है, जो भी सिग्निफिकेंट जजमेंट वगैरह मैनेजमेंट ने लिए थे, राइट, जिसमें प्रैक्टिशनर उनको असिस्ट किया था, वो क्या करता है, उनको डिस्कस करता है, राइट, कि उसका सही तरीके से एप्लीकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर वहाँ पे कोई चेंजेस की जरूरत है या नहीं है। फिर क्या बोलता है, प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ द एंगेजमेंट, मतलब आप अपनी रिपोर्ट शो करो उससे पहले आपको क्या करना है, आपको एक बार रीड करना है कंपाइल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, क्या वो सही है या नहीं है, क्या वो एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, अगर मैनेजमेंट आपको क्या कर रहा है, रेलेवेंट रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं प्रोवाइड कर रहा है, राइट, उसके बेसिस पे आपको लग रहा है कि हमें ना कंपाइल जो इन्फॉर्मेशन हम हमारी रिस्पांसिबिलिटी सही तरीके से डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे, उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, तो उसके साथ आप क्या करोगे, विड्रॉ करोगे, सेल ब्रिंग अटेंशन मैनेजमेंट एंड रिक्वेस्ट एडिशनल और करेक्टेड इन्फॉर्मेशन, राइट। इसका आगे वाला स्टेप है, अगर वो नहीं देते हैं आपके सब करने के बाद भी आप क्या करते हो, विड्रॉ करते हो, आप उनको क्या करते हैं, रीजंस भी कम्युनिकेट करते हो।
देखिए क्या बोल रहा है, इफ द प्रैक्टिस अनेबल टू कंप्लीट द एंगेजमेंट बिकॉज मैनेजमेंट हैज फेल्ड टू प्रोवाइड रिकॉर्ड एक्सप्लेनेशन एटसेट्रा इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट जजमेंट एज रिक्वेस्टेड द प्रैक्टिस सेल्फ विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड इन्फॉर्म मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी ऑफ द रीजंस फॉर विड्रॉइंग। अभी आगे क्या बोल रहा है, अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट आपको क्या पता चला, आपको पता चलता है कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाई जा रही है, कंपेल करी जा रही है, वहां पे क्या है मटेरियल मिसस्टेटमेंट वगैरह या फिर वो क्या है मिसलीडिंग वगैरह है, या फिर जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है अगर उसका रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है, तो जो प्रैक्टिशनर है वो क्या बोलेगा, प्रोपोज करेगा अमेंडमेंट को, राइट। वो बताएगा कि आपको इसमें क्या एडजस्टमेंट करनी चाहिए। अगर मैनेजमेंट करता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज प्रैक्टिशनर क्या करेगा, विड्रॉ करेगा एंड इन्फॉर्म मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी ऑफ द रीजंस फॉर विड्रॉइंग। क्लियर। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो उसमें प्रैक्टिशनर क्या करेगा, अपनी प्रोफेशनल लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी को कंसीडर करेगा। एंड लास्ट में प्रैक्टिशनर क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट लेता है किससे, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से, रिगार्डिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनल वर्जन ऑफ द कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ performing a compilation engagement in accordance with SRS 4410, it become known to you that a client had suffered a theft loss of rupees 100 lakh of its inventory over a period of time at a storage location visited infrequently. A claim was lodged by the client with the insurance company, which was repudiated due to certain technical reasons relating to coverage of policy. The client has not preferred a complaint or appeal against the said repudiation. The amount is reflected under the head current asset in trial balance of the client. Discuss how you should proceed to deal with the matter. ओके देखिए ये क्या है, ये मिसस्टेटमेंट है। क्या है, मिसस्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिशनर है वो क्या करेगा, उनको सजेस्ट करेगा कि आप क्या करिए, इसका अमेंडमेंट करिए, इसको करंट एसेट में मत बताइए, बराबर। अगर मैनेजमेंट मान लेता है, मैनेजमेंट मान लेता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मानता है तो यहाँ पे प्रैक्टिशनर क्या करेगा, विड्रॉ करेगा और उसको क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। देखिए क्या बता रहे हैं, ये एक लॉस है और उसको उसके अकॉर्डिंग आपको डील करना चाहिए। एंड इसलिए क्या करेगा, अमेंडमेंट बताएगा सो एज नॉट टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड। तो उसके देखा गया ऐसी कोई ना सिचुएशन आती है तो उसमें क्या होता है, प्रैक्टिस सेल्फ प्रपोज द एप्रोप्रिएट अमेंडमेंट टू द मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट कर देता तो वेल एंड गुड, अगर मैनेजमेंट डिक्लाइन करता है तो क्या करेगा, प्रैक्टिस विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड इन्फॉर्म मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी ऑफ द रीजंस फॉर विड्रॉइंग। If withdrawal from the engagement is not possible, the practitioner shall determine the professional legal responsibility applicable in the circumstances. Right? तो इसी के साथ चैप्टर 9 के क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं कंप्लीट। थैंक यू, राधे राधे।